बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन बैंक यानी चैप्टर नंबर 2 बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चन बैंक के दूसरे सेशन में आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने इसे दूसरा सेशन अलग से डिक्लेयर किया था कि वीडियोस छोटी बनाए और आप उन्हें वक्तन देखते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इससे पिछला जो सेशन था 2.1 उसमें मैंने 1 से लेकर 20 MCQ सॉल्व किए थे और यहाँ पे हम 21 MCQ से शुरू करेंगे। डैश इज अ डिजाइन प्रिंसिपल विच स्टेट दैट डिजाइन एंड आवर सिस्टम शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। एक असूल है जिसकी बुनियाद पे या तो निज़ाम यानी सिस्टम या किसी चीज का डिजाइन ऐसा किया जाए कि वो जिस हद तक हो सके आसान रहे। ये बेसिक सिंपल प्रिंसिपल जो है, इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो KISS कहलाती है। इसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन बी। दिस इज रिटन इन 2 स्पॉट इन अवर, 2 डिफरेंट जगह पे लिखा गया है इन अवर बुक ऑफ ICAP। क्वेश्चन नंबर 22। Humor is a valuable and effective tool for communication just about anything because humor एक बड़ा इफेक्टिव टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में। लेकिन मसला ये है कि जो ये कहाँ पर यानी जस्ट अबाउट एनीथिंग बिकॉज, उसकी वजह ये है कि हमारी बुक ये कहती है कि ह्यूमर जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है बैरियर्स को। Humor is not a tool, is a tool already written over this. So ये तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। Humor is helpful in all situation, ये भी गलत बात है। हर सिचुएशन में humor helpful नहीं होता। In some situation it works well, but in some situation we should avoid it. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। Which of the following options is correct? ये जो ऑप्शन दी गई है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ईमेल आर मोस्ट वाइडली यूज्ड टुडे। तो ये तो बात काफी हद तक आपने जो है वो, अब देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि ईमेल आज के दौर में मोस्ट वाइडली यूज होती है, तो ये बात तो करेक्ट है, आप सही कह रहे हैं, आजकल ऐसा ही है। फेस टू फेस गिव अस रिगुलस फीडबैक, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हमें बहुत ज्यादा फीडबैक देती है, रिगुलस फीडबैक देती है, ये बात ठीक है। मेमो इज इंटरनल एंड इनफॉर्मल इन नेचर, तो मेमो इंटरनल यूज ही होता है और इसके लिखने का तरीका थोड़ा इनफॉर्मल है। यही वजह है कि कई ऑर्गेनाइजेशन के तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ है मेमो को डिजाइन करने के, चॉइस के चंद एक जर्नलाइज पैटर्न है जो कि इनमें से एक हमारे भी कोर्स में शामिल है, तो ये ठीक बात है। तो जब हम आगे चल के इनफॉर्मल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है मेमो स्टाइल में लिखी जाती है, चूंकि वो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लिहाजा यहाँ कंक्लूड ये करते हैं कि सारे ठीक हैं और अब चलते हैं 24 की तरफ। फॉर्मल मीडिया इज लेस पर्सनल देन इनफॉर्मल मीडिया। फॉर्मल मीडिया लेस पर्सनल होता है इनफॉर्मल मीडिया की निस्बत। विच ऑफ द गिवन मीडिया इज फॉर्मल, इसमें से कौन सा मीडिया ऐसा है जो फॉर्मल है? तो ऑब्वियसली आप अभी सुन के हैं पिछले सवाल में लेटर फॉर्मल होता है, इज रिटन एंड जनरली रिटन ऑन द लेटर हेड, सो देयरफॉर इट्स अ वेरी वेरी फॉर्मल। सेकेंडली, रिपोर्ट इज आल्सो फॉर्मल, जनरली फॉर्मल, in spite of it might be written specific informal report, तो फिर वो informal हो सकती है, but generally reports are formal and memo is, as you know that in the previous question is also being discussed, that memo जो है informal होता है। लिहाजा हम भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं बेफिक्र होकर। क्वेश्चन 25, सिलेक्ट विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? एजेड कस्टमर प्रेफर फेस टू फेस डीलिंग, ये सही बात है। एजेड लोग चूंकि IT और ये जो नए कैप्टन टूल्स हैं इनके साथ इतना ईज फील नहीं करते, वो ज्यादा फील करते हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन बेहतर है आज भी। और फैक्सेस आर रिप्लेस्ड बाय ईमेल। वाकई फैक्सेस अलहदा से एक मशीन होती थी, जैसे वो फोटोकॉपियर मशीन हो ना, छोटा या प्रिंटर उस टाइप की, उसका टेलीफोन की तार लगी होती थी, तो टेलीफोन का बिल अलहदा देना है, कॉपियर अलहदा खरीदना है। तो अगर ईमेल जो है उसके अंदर वो कुछ भी नहीं, वही कंप्यूटर है, वही इंटरनेट है। लिहाजा आज के दौर में फैक्सेस को ईमेल ने रिप्लेस किया है, ये बात ठीक है।
टुडे मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन आर बेस्ड ऑन मल्टीमीडिया, ये भी बात ठीक है। आज जितने भी लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे मैं भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वी प्रेफर द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। सो देयरफॉर ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन 26, गिवन आर द पॉइंट्स रिलेटेड विद कॉन्फ्लिक्ट, विच वन इज करेक्ट। ये पॉइंट जो है कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक है, उसमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्ट है। पहली बात तो ये है कि फॉर क्रिएटिविटी कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स आर एसेंशियल। बिल्कुल सही। अगर हम क्रिएटिविटी चाहते हैं, नए नए आइडियाज चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव की बजाय कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसके अंदर नॉलेज शेयर किया जाए, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया जाए, तो बिल्कुल ठीक है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर डिस्ट्रक्टिव, ये ठीक है। ज़ाती इख्तलाफात अगर आपस में होंगे तो इसका नुकसान होगा, हमें ज़ातियाती इख्तलाफात से बचना चाहिए। और क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पे बहस करने में कोई हर्ज नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल एज ह्यूमन रिलेशन स्कूल, बिल्कुल सही। ह्यूमन रिलेशन स्कूल ये कहता है कि जहाँ दो इंसान हुए इख्तलाफ के चांसेस रहेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल इन नेचर, इज वेरी करेक्ट कि इंसान की फितरत है कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लिहाजा कॉन्फ्लिक्ट अराइज करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी ऑल का ऑप्शन आपको ले लेना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इन ऑप्शन में से इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए, इन मैनी केसेस नॉन वर्बल क्लूज रीइंफोर्स द मैसेज। हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम बात करते हैं और जो हमारे अल्फाज होते हैं उसको हमारे फेशियल एक्सप्रेशन या नॉन वर्बल क्लूज ज़्यादा जोर देते हैं। कोई बात ऐसी होती है जो हम कहना भी चाहते हैं, हमारे चेहरे पे तासुर भी वही होता है, तो इससे इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस ज़्यादा आता है, रीइंफोर्स होता है हमारा मैसेज। पैरा लैंग्वेज इज वोकल येट अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये तो पैरा लैंग्वेज की डेफिनेशन है कि ये है तो वोकल, निकलती तो हलक से, लेकिन हम इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा समझते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क एट स्ट्रेटेजिक लेवल, ये भी बात ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऊपर वाले लेवल पे काम करते हैं जाके, जो टॉप लेवल या स्ट्रेटेजिक एपेक्स होता ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल होते हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तकरीबन इस जगह पर बैठे होंगे, जो टॉप ऑफ द लाइन एरिया होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एपेक्स होता है जहाँ हिकमत अमली बनाई जाती है। तो लिहाजा यहाँ पे जो ऑप्शन आना चाहिए कि चूंकि आपने कहा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे करेक्ट है, तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए हमारा आंसर। क्वेश्चन 28, कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए जा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि एडमिट इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को छुपाना नहीं चाहिए, हाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को खुल के बताना चाहिए कि ये अपनी जगह मौजूद है। नीड टू बी डिस्कस एंड ओपन इट, हमें जरूरत होती है कि हम इस पर बात करें और इनको ओपन करें, ताकि अगर कोई रंजिश है, गिला है, शिकवा है, तो दूसरा इसको सॉल्व करे। तीसरी बात यह है कि फॉर्मल कंप्लेनिंग सिस्टम विद पॉलिसीज रिलेटेड विद फाइन्स एंड डिमोशन एंड इवन डिसमिसल्स। फॉर्मल कंप्लेनिंग सिस्टम से ये मसले हल होते हैं, जाहिर है कि कंप्लेन की जाए कि ये मसला है, इसको हल किया जाए। दूसरी बात ये, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए रिलेटेड विद फाइन्स के जो लोग डिसिप्लिन को वायलेट करते हैं उन्हें फाइन किया जाए, और अगर वो यहाँ पे भी ना रुके तो उनको अपनी जॉब के निचले पोजीशन पे भेज दिया जाए, यानी प्रमोट करने के लिए डीमोट कर दिया जाए कि जिस पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं उससे नीचे वाली पोजीशन पे भेज दिया जाए, जुर्माने के तौर पे, फाइन के तौर पे या सजा देने के तौर पे। और फिर भी अगर वो बात नहीं आते तो फिर इवन हम इस हद तक जा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से डिसमिस कर दिया जाए, डिसमिसल कर दिया जाए। तो ये सारे के सारे ही जो मामले हैं ये इसी तरह से हैं जिनकी मदद से हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं ऑल ऑफ द अबव। अब जहां तक सवाल है 29 का क्वेश्चन का कि देयर आर टू मेनी स्ट्रेटेजीज टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट, व्हिच वन इज मोस्ट आइडियल। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और हिकमत अमली बताई जाती हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन इसमें से आइडियल कौन सी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये कहेंगे प्रेशराइज द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देखिए प्रेशराइज करने से कोई मसला नहीं होता। हाँ, सजा वगैरह का मसला जो है वो कुछ और है। थ्रेट द इंडिविजुअल को डराने से भी कोई मसला नहीं होता। और आल्टर द ऑर्गेनाइजेशन को हम क्यों आल्टर करेंगे? तो हमने बनाई बड़ी मेहनत से, ना तो हम उसका कोई कल्चर बदलना चाहेंगे
अगर कल्चर सही डायरेक्शन में ना हो, उसका स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। फिर एक ही इसमें से हल बचता है, और वो ये है कि इंडिविजुअल को बदल दिया जाए, आल्टर कर दिया जाए। इंडिविजुअल्स को अपनी पोजीशन से हटा के इधर उधर करके तो वो लोग इकट्ठे किए जाए जिनकी साइनर्जी मिलती है, और जिनकी साइनर्जी नहीं मिलती उनको किसी और जगह लगा दीजिए। तो ये हो सकता है कि इंडिविजुअल आल्टर कर दिए जाए। तो ये वन ऑफ द वे है टू रिजॉल्व इट। इसमें से जो है, यानी इसका कोई आइडियल सोल्यूशन जिस तरह ऊपर लिखा है ऐसा तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन जो नॉमिनल सोल्यूशन है वो दे सकता हूँ, और वो है आल्टर द इंडिविजुअल। अब जहां तक सवाल है क्वेश्चन 30, ए नेगेटिव मैसेज कैन बी डिलीवर्ड आई थिंक बाय यूजिंग, तो एक नेगेटिव मैसेज डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है जी, तो आप ये कह रहे हैं कि एक नेगेटिव मैसेज डिलीवर किया जा सकता है बाय यूजिंग। देखिए नेगेटिव मैसेज ऐसा होता है जिसको ऑडियंस आसानी से एक्सेप्ट ना करे, या ये बहुत ज्यादा से हर्टिंग करने वाला हो। तो ऐसी सूरत में आप एक्सप्लेनेशन पहले देना चाहिए तो ये तो गलत है। पहले तो कोई ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए जो बफर स्टेटमेंट हो, या तो आप उसकी कोई बात को एक्सेप्ट कर लें या कंसोल करें उसके साथ, या उससे हमदर्दी के साथ करें, या उसकी बात को एडमिट ही कर लें। तो ये तो बात करने से पहले बफर होनी चाहिए। लेकिन आप बफर लाते अल्टरनेटिव सजेशन दे देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा बफर के फौरन बाद हम जो काम करते हैं वो एक्सप्लेनेशन का करते हैं, कि सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। बफर का मतलब ये है कि हम एक हमदर्दाना स्टेटमेंट दें पहले, जैसे वो कहते हैं ना मुगलिया दौर में जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, और फिर उसके बाद उसकी जब बादशाह सलामत कहते थे हाँ जी अमान दी, तो फिर वो वजाहत करता था बात की। अब वजाहत करने के बाद जाहिर है मुतबादिल रास्ता भी बताना चाहिए सुनने वाले को, और फिर हमेशा उसे मुस्बत बात पे लाके क्लोज करना चाहिए। जाते जाते हमेशा खुशी की बात या मुस्बत बात करनी चाहिए। तो लिहाजा ये ऑप्शन काफी मुनासिब है, क्योंकि इसके अंदर 4 यूज किए गए, बुनियादी तौर पर इसके 5 स्टेप है, लेकिन यहाँ 4 दिए गए, तो ये मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है ए, जिसे हमें चूज कर लेना चाहिए। अब जहां तक सवाल है आपके क्वेश्चन नंबर 31 का, तो देयर आर टू मेनी स्ट्रेटेजीज टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट, विच वन इज मोस्ट आइडियल। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, इसमें से आइडियल कौन सी है? तो आइडियल जो है ये है कॉन्फ्लिक्ट शुड बी अवॉइडेड। देखिए कॉन्फ्लिक्ट को हम पहले भी बात की थी, हमने कहा ओपन होना चाहिए, अवॉइड क्यों किया जाए। अगर अवॉइड करेंगे तो फिर ये ज्यादा एग्जेजुरेट होकर किसी वक्त जो है वो सामने आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व ऑटोमेटिकली, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है इंसान को, ये खुद ब खुद सॉल्व नहीं हो सकते। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट शुड बी सप्रेस्ड अंडर द कारपेट, इनको कभी भी दबाने से या छुपाने से मसला हल नहीं होता, हमेशा इनको डिस्कस करने से मसला हल होता है। तो ये भी गलत हो गया, भी गलत हो गया, भी गलत हो गया। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर की टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इज वेरी वेरी आइडियल। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो इज आइडियल वे टू रिजॉल्व द इशू। ठीक है ना, तो ये एक आइडियल वे है किसी भी मसले को हल करने का। तो दिस इज व्हाट यू कैन से कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब जहां तक सवाल है क्वेश्चन 32, a dash is defined as an individual or group that has an interest in any decision or activity of an organization. सवाल ये है, A is dash defined as an individual or group that has an interest in any decision or activity of organization. तो ये कौन सी, एंड यहाँ पे हम वर्ड या नीचे दी गई ऑप्शन पुट करूं कि ये डेफिनेशन मुकम्मल हो जाए कि एक ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप जिसका ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में बड़ी संगीन किस्म की या बड़ी गहरी दिलचस्पी है, और उसकी फैसला साजी में, उसकी सरगर्मियों में बड़ी गहरी दिलचस्पी है। तो हो तो ये मेंबर ऑफ यूनियन को भी हो सकती है, ट्रेड यूनियन का मेंबर है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है कोई जिसको कि इससे कोई दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन असल बात यह है कि एक ऐसा लफ्ज यहाँ पे लिखा जाए जो इस डेफिनेशन को इस तरह तकमील करे कि ये सारे ही इस पे आते हैं, यानी मैक्सिमम लोग इसके अंदर आ जाए। तो वो स्टेक होल्डर हो सकता है। स्टेक होल्डर एक ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियों में, उसके फैसलों में, उसकी एक्टिविटीज में गहरी दिलचस्पी है। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब क्वेश्चन 32 है कि हु इज द इंटरनल स्टेक होल्डर। अब देयर इज कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर, यू हैव रेटेड आउट इन द चैप्टर, अगर नहीं तो आप दोबारा पढ़ लीजिए।
तो यहाँ मसला ये है कि इंटरनल इन्वेस्टर कौन सा। देखिए इंटरनल स्टेक होल्डर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेल करते हैं और उसके अंदर बैठ के काम करते हैं। तो यहाँ जो अंदर काम करने वाले लोग हैं वो एम्प्लॉयज हैं। प्रेशर ग्रुप्स आमतौर पे पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इंडस्ट्रियल कलेक्शन ऑफ सम फर्म्स भी हो सकती है। तो चूंकि ये बाहर के जाहिर अल्टीमेटली बाहर स्टे करेंगे, अच्छा जनरली बाहर स्टे करेंगे। और गवर्नमेंट तो आप जानते ही हैं कि वो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेल करना, ये कहना भी हमाकत की बात है। और अगर आप कहें कि सारी पब्लिक आके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहती है तो वो कोई मुल्क होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होगी। तो लिहाजा ये या कोई शहर होगा, तो लिहाजा ये जो है ये आपका जो सी ऑप्शन है, ये बड़ा आइडियल ऑप्शन है कि यही इन अंदर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब जहां तक सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 का, एन एंटिटी can affect or be affected by organization's decision, action and success। ये मुतबादिल डेफिनेशन है स्टेक होल्डर की कि एक ऐसा वजूद या एक ऐसी एंटिटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों से, एक्शन से, उसकी कामयाबी से मुतासिर होती है, तो वो स्टेक होल्डर नहीं है। आप कह सकते हैं मेंबर ऑफ लेबर यूनियन, हो सकता है भाई होता हो, लेकिन बात असल में ये आ जाती है कि जो मेंबर ऑफ लेबर यूनियन है ये बहरहाल वो टर्म नहीं है जो यहाँ फिट बैठती हो, या पॉलिटिशियन ऑफ द स्टेट ये भी या फिट नहीं बैठती। स्टेक होल्डर एक ऐसी टर्म है जिसकी ये एग्जैक्ट डेफिनेशन बनती है और उसके अंदर मोस्ट ऑफ स्टेक होल्डर इंक्लूड हो जाते हैं और उसमें मेंबर ऑफ लेबर यूनियन भी हो सकता है। लिहाजा ए ऑप्शन ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ देम आर कनेक्टेड स्टेक होल्डर। इनसे कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन सा। देखिए कनेक्टेड स्टेक होल्डर वो कहलाते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मुआहदा है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई है। इसके अंदर आप जानते हैं कि कस्टमर्स को हम इनवॉइस देते हैं, इनवॉइस के ऊपर हम गारंटी भी लिखते हैं और इनवॉइस के ऊपर हम ये भी मुआहदा लिखते हैं कि हम आफ्टर क्या आपके साथ जो है वो डील कैसे करेंगे, क्या सर्विसेज देंगे आफ्टर सेल। तो लिहाजा ये कनेक्टेड है, मुआहदा है, इनवॉइस है, कंट्रैक्ट है। इसी तरह जो फंड्स प्रोवाइडर होते हैं, जब हम इनसे बैंक्स वगैरह से या इन्वेस्टमेंट ब्यूरो से कर्जा या लोन लेते हैं, तो या कोई शेयर होल्डर है, तो हम उन्हें एक शेयर होल्डर को सर्टिफिकेट देते हैं और ब्यूरोज वगैरह के साथ तो कहता है एक फॉर्म बना होता है, उसके ऊपर साइन करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लिहाजा पी और सी दोनों ही करेक्ट होंगे। गवर्नमेंट जो है वो खासा दूर का रिश्तेदार है हमारा और उसके साथ हमारा कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिवाय इसके कि हम जो टैक्स वगैरह पे करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो टैक्स के कागज है वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर हो सकता है। येट डेट गवर्नमेंट जो है वो हर साल इस तरह के मुआहदे जो है नए बनाती रहती है। लिहाजा हम स्टेक होल्डर में पर्टिकुलरली जो कनेक्टेड है जिनके मुआहदे रिटर्न और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो कंज्यूमर और फंड्स प्रोवाइडर है, इसलिए हम इनको कनेक्टेड स्टेक होल्डर का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन 36, among the given stakeholder which one is primary stakeholder। इनमें से गिवन स्टेक होल्डर में से प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन सा। तो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो कहलाते हैं जो बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज्यादा कंसर्न रखते हैं या जिनको फौरी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी या नाकामी से फर्क पड़ सकता है। तो लिहाजा इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो आपको जो स्टेक होल्डर नजर आएंगे वो शेयर होल्डर, तो इसके अंदर यकीनी तौर पे जो आपको नजर आएंगे कस्टमर्स तो लाजमी नजर आएंगे। अगर आपकी कंपनी को अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाता है, बंद हो जाती है, तो फौरी तौर पे जो गाड़ी का यूजर है, कार फैक्ट्री बंद हो गई, जैसे हुंडई सेंट्रो एक जमाने में पाकिस्तान में बंद हुई थी, तो एकदम प्राइसेस नीचे आ गई गाड़ियों, यानी काफी फर्क पड़ा था उनकी कीमत पे। लोग ये सोचते हैं शायद इनके स्पेयर पार्ट अब नहीं मिलेंगे, तो लिहाजा ये डायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं। एम्प्लॉयज हैं वो भी यकीनी तौर पर डायरेक्टली और बहुत ज्यादा डायरेक्टली होंगे, चूंकि उनका करियर भी हिट होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ हो जाए। लिहाजा ये भी मेन है स्टेक होल्डर। और डायरेक्टर तो है ही मेन स्टेक होल्डर, क्योंकि सारी पॉलिसीज वो बनाते हैं। लिहाजा ये सारे के सारे प्राइमरी स्टेक होल्डर का दर्जा ही रखते हैं। इसके हम ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन को पिक करेंगे। क्वेश्चन 37 है, अमंग द गिवन एंटिटीज विच वन इज असेस्ड एज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इसमें से किसको हम इंटरनल स्टेक होल्डर जो है वो कंसीडर करेंगे। तो देखिए जहां तक सवाल है यू सी असेस एज इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, तो क्वेश्चन खासा जो है आपने, तो अब देखिए सवाल इस तरह बनता है कि अमंग द गिवन एंटिटीज विच वन इज assessed as इंटरनल। तो इसमें से इंटरनल पब्लिक तो हो नहीं सकती,
गवर्नमेंट पहली बात आप जानते हैं दूर की रिश्तेदार है हमारी। एम्प्लॉयज से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद रहते हैं और यही आपका क्या है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स। अच्छा बच्चों, विच इज लिटिल हार्डर टू आइडेंटिफाई अमंग द मेनी स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे स्टेक होल्डर है लेकिन सबसे हार्डर आइडेंटिफाई करना किसे होता है? देखिए, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे प्राइमरी स्टेक होल्डर, ये तो नजर आ रहे हैं हमारे स्टेक होल्डर, ये इंटरनल भी है और उसमें से मोस्टली इंटरनल भी है, वो भी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है ये जरा थोड़े से हार्डर होते हैं क्योंकि इनका रिलेशनशिप जरा दूर का होता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी बर्थडे पार्टी पे बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाना चाह रहे हैं लेकिन चंद एक रिश्तेदारों का आप फैसला नहीं कर पाते कि बड़े दूर के रिश्तेदार हैं, मिलते भी कम है, बुलाएंगे ना बुलाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी जो एक्सटर्नल होते हैं, जरा दूर के स्टेक होल्डर होते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा हमें मुश्किलात होती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 38। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स आर एंटिटीज दैट बेनिफिट फ्रॉम are directly impact by the operation and activities of an organization। तो ये डेफिनेशन आ गई कि प्राइमरी स्टेक होल्डर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों उसकी एक्टिविटीज से डायरेक्टली मुतासिर होते हैं। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी स्टेक होल्डर। जैसे प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन से? तो ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों से कोई मतलब शक की बात नहीं है, क्रेडिटर्स फौरी तौर पे इफेक्ट होते हैं कि वो फैसला करते हैं कि इनसे जो है वो चीज़ ली जाए या ना ली जाए, इनको कर्जा दिया जाए, इनसे कर्जा लिया जाए या ना लिया जाए। सप्लायर हैं वो भी इफेक्ट होते हैं कि फैसला किया जाए कि सप्लाई ये वाली चाहिए या नहीं चाहिए, और गाड़ी का डिज़ाइन उसके बाकी फीचर्स जो है कस्टमर भी इफेक्ट होते हैं। तो ये सारे जो है डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से, इसलिए ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन हम ले सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 20। A dash is an owner of a company as determined by the number of stock they own। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो कंपनी का मालिक कहलाता है? तो जाहिर है प्रेशर ग्रुप्स, तो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो फर्म्स मिलकर बना सकती हैं, दो चार इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आ सकते हैं। तो ये तो जाहिर है मालिक नहीं है प्रेशर करने वाले। गवर्नमेंट तो जाहिर है हक तो नहीं रखती कि किसी से कब्जा करने की है, वो भी मालिक नहीं है। कस्टमर तो आपकी गाड़ी खरीद रहा है, लिहाजा गाड़ी खरीद तो टोयोटा का मालिक तो नहीं बन सकता ना, टोयोटा गाड़ी अपनी का मालिक है, आपकी टोयोटा फैक्ट्री का मालिक नहीं है। सिर्फ मालिकान वही है जिन्होंने पैसा लगाया। पैसा किसने लगाया? वो शेयर होल्डर है, लिहाजा शेयर होल्डर इसके मालिकान कहला सकते हैं। एक सवाल यहाँ एडिशनल आ गया, गिवन अ लिस्ट आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल फैक्टर। एक लिस्ट दी गई है, इसमें से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से? तो यहाँ साइकोलॉजिकल फैक्टर तो हमें कोई भी नजर नहीं आता, ना तो कोई एज के एतबार से है, ना कोई परसेप्शन, ना कोई एटीट्यूड, ना ही कोई फीलिंग। तो नॉइस भी नहीं हो सकती और कैपेबिलिटी भी नहीं हो सकती। तो नन ऑफ अवर है। माय थॉट की सवाल रिपीट हो गया, तो नन ऑफ अवर की ऑप्शन हम यहाँ पे लेनी चाहेंगे। तो यहाँ पे आके हम इस वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। अगले 20 सवालों के लिए दूसरी रिकॉर्डिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।